हमारा हमारा जो पिछला वीडियो था जीन अभिव्यक्ति, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत या परिकल्पना। तो जीन अभिव्यक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं। परिभाषा अगर क्लियर करना है तो पिछले वीडियो में चले जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो जीन की अभिव्यक्ति किन किन चीज़ों में होती है उसको आगे देखना है ना। तो जो जीन की अभिव्यक्ति है वो विषाणुओं में जीन की अभिव्यक्ति होती है, जीवाणुओं में। अगला हमारा पॉइंट जो बनेगा वो विषाणु में जीन की अभिव्यक्ति, जीवाणु में और अगुणित जीवों में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। पहले विषाणु में पढ़ेंगे, उसके बाद जीवाणु में, उसके बाद अगुणित जीवों में और यूकैरियोटिक जीवों में, है ना। तो ये जो नॉर्मल पॉइंट इसका आप लोग नॉर्मल कहीं से भी आप ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हमारा मेन टॉपिक है, उसका नाम है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन का अभिव्यक्ति होती है ना, तो उस समय अनेक वैज्ञानिकों ने जीन के अभिव्यक्ति कैसे होती है, इन सब में होती है तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कैसे होती है इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए अनेक वैज्ञानिकों ने। ठीक है, जीन इन सब में कैसे अभिव्यक्त होता है। तो एक वैज्ञानिक का ये मानना था कि एक जीन ही एक एंजाइम मतलब क्या होता है, विकार होता है। मतलब कहा जाए ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्रिया को, उसकी क्रिया के जो एक्टिविटी है उसको बदल कर देता है। तो यहाँ पर एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत देखते हैं ना। मतलब ये है क्या एक्चुअली में। तो नॉर्मल पहले आप ऊपर में नॉर्मल बता देंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। तो एक वैज्ञानिक का नाम था बीडल और टैटम। बीडल और का नाम है, इसका नाम है टैटम, है ना। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग बोल रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा कि बीडल एवं टैटम ने न्यूरोस्पोरा क्रासा बीटल एवं टैटम ने न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक जो कवक है, न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक कवक पर किए गए प्रयोग से, है ना, एक एंजाइम परिकल्पना। तो यहाँ पर क्या बोले हैं कि बीडल और टैटम नामक वैज्ञानिक ने न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक कवक पर किए गए अपने प्रयोग से अभिप्रेरित, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, अभिप्रेरित जैव रासायनिक उत्परिवर्तन के आधार पर, अभिप्रेरित क्या जैव रासायनिक, ठीक है। तो बीडल एवं टैटम नामक वैज्ञानिक ने न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक कवक पर किए गए अपने प्रयोग से अभिप्रेरित, वो जो प्रयोग किए हैं उनसे अभिप्रेरित होकर, ठीक है, अभिप्रेरित जैव रासायनिक उत्परिवर्तन के आधार पर एक सिद्धांत दिया। ये जो शुरू के बोलने का है ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअली से यहाँ पर जो प्रस्तावना से लिखते हैं वैसे लिखना पड़ेगा आपको कि बीडल एवं टैटम नामक वैज्ञानिक ने न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक कवक पर किए गए अपने प्रयोग से अभिप्रेरित, अपने जो प्रयोग किए उस प्रयोग से अभिप्रेरित जैव रासायनिक उत्परिवर्तन के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया या एक सिद्धांत दिया, इतना लिखेगा, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के शरीर में, कोई भी जीव है उस जीव के शरीर में एक जीन है, ठीक है, एक जीन है एक एंजाइम अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका मतलब ये है, एंजाइम मतलब विकर होता है, ठीक है, और एंजाइम एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के शरीर में एक जीन है, वो एक एंजाइम का संश्लेषण करता है और इस संश्लेषण करके इसके द्वारा जीवों की विभिन्न क्रियाओं या लक्षणों को नियंत्रित करता है। मतलब मान लो जाए ये एक जीन है, तो ये एक जीन है वो एक एंजाइम का संश्लेषण करेगा, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, और प्रोटीन है वो शरीर के विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करेगा, ठीक है, विभिन्न लक्षण क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के शरीर में एक जीन है, वहाँ एक एंजाइम का संश्लेषण करता है, एक एंजाइम का संश्लेषण करके इसके द्वारा जीवों के, मतलब जो देखिए जीन है
वो एंजाइम का संचालन करेगा और एंजाइम के द्वारा जो विभिन्न क्रियाएं हैं और लक्षण उसका क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के शरीर में एक जीन एक एंजाइम का संचालन करके इसके द्वारा जीवों की विभिन्न क्रियाओं या लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसका आ गया प्रयोग। ये तो अब नॉर्मल सिद्धांत को लिख दिए, आ गया था इसका प्रयोग, इसने कैसा प्रयोग किया। चलिए फिर इसने कैसा प्रयोग किया उसको देखिए कि एकदम कहानी सुनते रहिएगा कि बीटल टेटर ने अपने प्रयोग में न्यूरोस्पोरा क्रासा, ठीक है, ये एक कवक है ना, न्यूरोस्पोरा क्रासा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बीटल टेटर ने अपने प्रयोग में न्यूरोस्पोरा क्रासा के बीजाणुओं के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरणें आप कई जगह पढ़ चुके होंगे, 11वीं भी पढ़े होंगे, अनेक अलग अलग BSc लेवल में भी अल्ट्रावायलेट किरण पढ़ते हैं, है ना। तो बीटल टेटर ने अपने प्रयोग में न्यूरोस्पोरा क्रासा के बीजाणुओं के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरण को प्रवाहित किया। मतलब जो बीजाणु हैं, किसका बीजाणु, न्यूरोस्पोरा क्रासा। अच्छा, ये बीजाणु है स्पोरोफाइट है ना, जो कवक होती हैं अधिकतर स्पोरोफाइटिक ही होते हैं, बीजाणुद्भिद वाले होते हैं, है ना। तो बीटल टेटर ने अपने प्रयोग में न्यूरोस्पोरा क्रासा के बीजाणुओं के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरण को प्रवाहित किया। तब कुछ ऐसे उत्परिवर्ती पैदा हुए। उत्परिवर्ती मतलब उत्परिवर्तन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जो जीव को बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्ती, ठीक है। उत्परिवर्तन की क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उत्परिवर्तन में कोई भी जीव है उसकी संरचना, उसका जो लक्षण है वो बदल जाती है ना। तो उसके फलस्वरूप जो जीव उत्पन्न होता है उसको उत्परिवर्ती कहते हैं, है ना। तो बीटल टेटर ने अपने प्रयोग में न्यूरोस्पोरा क्रासा के बीजाणुओं के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरण को क्या किया, प्रवाहित किया। तब कुछ ऐसे उत्परिवर्ती पैदा हो गए जिसे सामान्य वृद्धि के लिए कुछ अतिरिक्त पदार्थ जैसे थायमिन की आवश्यकता होने लगी। मतलब क्या हुआ कि मान लो जाए ये न्यूरोस्पोरा क्रासा है, मान लो जाए क्या है ये न्यूरोस्पोरा क्रासा, और न्यूरोस्पोरा क्रासा से कोई नया न्यूरोस्पोरा क्रासा बन रहा है ना, तो इसमें थायमिन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो जीव साथ नया जो न्यूरोस्पोरा क्रासा पैदा हुआ उसमें भी थायमिन की आवश्यकता नहीं पड़नी थी। लेकिन क्या हुआ, इसमें हो गया उत्परिवर्तन, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट किरण को प्रवाहित किया गया। तो अल्ट्रावायलेट किरण को प्रवाहित किया गया तब कुछ ऐसे उत्परिवर्ती पैदा हो गए जिसमें सामान्य वृद्धि के लिए कुछ अतिरिक्त पदार्थ जैसे थायमिन की आवश्यकता होने लगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो न्यूरोस्पोरा क्रासा का बीजाणु है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट किरण को प्रवाहित किया गया ना, तो जो जीव बना ना, मतलब जो न्यूरोस्पोरा क्रासा बना, जीव बोलें तो हम लोग कवक है ना, वो कोई इंसान वगैरह नहीं है, ठीक है। तो जो नया उत्परिवर्ती बना उस उत्परिवर्तन को ना इस अपने वृद्धि के लिए, खुद के वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होने लगी, थायमिन की आवश्यकता होने लगी। किसकी आवश्यकता होने लगी, थायमिन की आवश्यकता होने लगी। जब इन उत्परिवर्ती हम सामान्य न्यूरोस्पोरा क्रासा, अब ये जो पैदा हुआ है वो कौन है, उत्परिवर्ती है, उसको ना सामान्य न्यूरोस्पोरा क्रासा के बीच क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया। ये सामान्य न्यूरोस्पोरा क्रासा था, उत्परिवर्तन हुआ तो उत्परिवर्ती पैदा हुआ, और उत्परिवर्ती को फिर से किसके बीच, सामान्य न्यूरोस्पोरा क्रासा के बीच संकरण कराया गया। तो इसके एस्कसों में से 4 सामान्य था, इसमें से एस्कस बनाना तो 1 2 3 4 सामान्य थे। देख, ये उत्परिवर्ती था और ये सामान्य था, तो उसके जो एस्कस बनते हैं, ठीक है, बीजाणु वगैरह बनते हैं, वो क्या होते हैं, 4 उत्परिवर्ती प्रकार के बने यहाँ पर, और 4 क्या बने, सामान्य प्रकार के बने, है ना। तो क्या हुआ कि जब इन उत्परिवर्ती सामान्य न्यूरोस्पोरा क्रासा में संकरण कराया गया तो इनके एस्कस में से 4 सामान्य था और 4 उत्परिवर्ती बीजाणु बने, ठीक है, एस्कस बीजाणु, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों क्रॉस करेगा। अब देखिए बीटल टेटर ने यहाँ पाया कि थायमिन के संश्लेषण में 10 रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। किसके संश्लेषण में, थायमिन के संश्लेषण में कितनी होती हैं, 10 रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, और प्रत्येक क्रिया का नियंत्रण एक विशिष्ट प्रोटीन के द्वारा होता है, अर्थात एक एंजाइम के द्वारा होता है ना। चलिए अब क्या बोला है कि बीटल और टेटम ने यहाँ पाया कि थायमिन के संश्लेषण के लिए कितनी रासायनिक क्रिया होती हैं, 10। जैसे कि ये जी क्या है, तो जी है आपका ये जीन है, G2 G3 G सब जीन है, इसलिए से G10 तक, ठीक है। और ये है एंजाइम है, ताराचावी परिकल्पना आप लोग देखे होंगे, एंजाइम E2 E3 ऐसे E9 वगैरह वगैरह, यहाँ E10 तक ये एंजाइम है। और S1 S2 S3 लिखा हूँ, ये क्या है, ये एक्चुअली में क्रियाधार है, सब स्ट्रेस है। क्रियाधार मतलब जो, चलिए तो बहुत जने को दिक्कत यहाँ पर आती है कि क्रियाधार है क्या, सब स्ट्रेस क्या है ना। तो एक्चुअली में मान लो जाए, छोटा सा नियम बता रहा हूँ मैं,
मान लो जाए ये एंजाइम है, क्या है, एंजाइम, और ये क्रियाधार है। मान लो ये क्या है, क्रियाधार। क्रियाधार मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम है ना। तो ये जो क्रियाधार है उसके ऊपर जो क्रिया होती है ना, जिसके ऊपर क्रिया होती है इसको क्रियाधार बोलेंगे ना। तो इस क्रियाधार के ऊपर अगर क्रिया होगी तो एंजाइम के साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद या तो इस क्रियाधार को अलग कर देगा ऐसे करके ये, या तो बहुत सारे और क्रियाधार होंगे तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, मतलब एक नया उत्पाद बनाएंगे। मतलब एक्चुअली सिंपल सी बात की क्रियाधार ये है कि यहाँ पर कोई एंजाइम है वो क्रियाधार को परिवर्तित करती है, अर्थात उत्पाद के रूप में परिवर्तित करती है, ये क्रियाधार है। ठीक है, ओके। मतलब नए प्रोटीन वगैरह का निर्माण होता है, जो भी क्रिया होती है इधर, है ना। चलिए, तो हमारा पॉइंट ये था कि उन्होंने देखा, विलियम टेटर ने देखा कि थायमिन के संश्लेषण के लिए 10 क्रियाएं होती है और प्रत्येक क्रिया का नियंत्रण एक जीन एक एंजाइम के द्वारा अर्थात एक प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये G1 मतलब एक मान जाए 10 रासायनिक क्रिया होती है, 1 2 3 4 5 6 10, यहाँ पर 10 बनाया हूँ मैं। 10 रासायनिक क्रिया होती है। तो एक रासायनिक क्रिया के लिए एक एंजाइम, दूसरी रासायनिक क्रिया के लिए दूसरे एंजाइम, तीसरे रासायनिक क्रिया के लिए तीसरे एंजाइम, चौथा के लिए चौथा, ऐसे होते होते 9 10 के लिए 10 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि S1 S2 ऐसे होते होते जो क्रियाधार होते हैं वहाँ पर जो एक 9वां नंबर का है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 तक लिखा हूँ, ऐसे किया हूँ, मतलब ना पूरा 4 5 6 7 ऐसे गया हुआ है। 9 को बनाते हूँ, 10 को बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो S3 के बाद यहाँ पर S4 S5 S6 S7 8 9, तो यह 9 नंबर का जो है वो मिसिंग है। ठीक है, S10 हुआ यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि जो थायमिन बनाने वाले, क्या बनाने वाले, थायमिन बनाने वाले, थायमिन बनाने वाले एक प्रोटीन है। ठीक है, थायमिन के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक एक प्रोटीन है वो नहीं बन पाया है। समझ रही, नहीं बन पाया है, सब स्ट्रेस नहीं यहाँ पास, मतलब थायमिन का जो संश्लेषण करता है वो वाला प्रोटीन नहीं बन पाया है 9वां नंबर में। जबकि G1 से लेकर यहाँ पर G9 से लेकर G10 तक है। यहाँ से देखिए E9 से E10 तक है। यहाँ पे देखिए S3, लेकिन यहाँ पर S9 नहीं है, डायरेक्टली S10 को लिखा हूँ मैं यहाँ पर एक जने मिसिंग है। मतलब जो थायमिन का संश्लेषण करता है ना वो प्रोटीन नहीं बन पाया है। ठीक है, इसीलिए उस उत्परिवर्ती को अर्थात उसी न्यूक्लियस प्रकाश को किसकी आवश्यकता पड़ी, थायमिन की पड़ी। अर्थात जो थायमिन का संश्लेषण कौन करता है, एक जीन करता है। ठीक है, समझ आ रहा है, एक जीन करता है। इसके लिए भी एक जीन, थायमिन के लिए ये थायमिन बस कहते हैं, किसी और का होगा, ये किसी और का होगा, ये किसी और का होगा, ये थायमिन बस के लिए। तो थायमिन को जो संश्लेषण करता है वही प्रोटीन नहीं बन पाया, वही एंजाइम नहीं बन पाया। ठीक है, और ये सब बना, है ना। मतलब एक जीन, कितना, एक जीन, केवल एक जीन, है ना, एक जीन है वो एक एंजाइम, कितने एंजाइम, एक एंजाइम, है ना। यहाँ पर एक एंजाइम दिखाऊँ यहाँ पर A1, इस तरह एक जीन है एक एंजाइम का संश्लेषण करता है ना ये। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम का, और एक एंजाइम बन गया मतलब एक प्रोटीन बन गया। उसी तरह से एक प्रोटीन नहीं बन पाया यहाँ पास। ठीक है, थायमिन को संश्लेषण करने वाला प्रोटीन नहीं बन पाया, इसीलिए उस न्यूक्लियस प्रकार को किसकी आवश्यकता पड़ी, एक थायमिन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ जो G है वो जीन है, E एंजाइम है, S क्रियाधार है, क्रियाधार को व्यक्त करते, इतना लिख देना। यहाँ G जीन को, E एंजाइम को, S क्रियाधार को व्यक्त करता है। बीडल और टैटम ने इस प्रयोग के आधार पर यह बताया कि इस प्रक्रिया में उत्परिवर्तन के कारण जीन में, ये जो जीन है इस जीन में थायमिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एक प्रोटीन नहीं बन पाए। मतलब यहाँ पर जो E1 था, E2 था, ये E9 था, यहाँ पर कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाया। ये जीन है ना, जीन प्रोटीन बनाता है ना, जी एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम ही क्रियाधार से जुड़ता है और नए उत्पाद बनाता है। सीधी बात, एंजाइम क्रियाधार से जुड़ता है, नए उत्पाद बनाता है। ठीक है, जब यहाँ पर एंजाइम है वो कोई भी क्रियाधार के साथ जुड़ नहीं पाया तो कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाया। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि बीटल और टेटर ने इस प्रयोग के आधार पर यह बताया कि इस प्रयोग में उत्परिवर्तन के कारण जीन में, ये जो जीन होते हैं इस जीन में थायमिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एक प्रोटीन नहीं बन पाया। यहाँ पर एक प्रोटीन नहीं बन पाया इस जीन में। ठीक है, एक प्रोटीन नहीं बन पाया, अतः ऐसे न्यूक्लियस प्रकार को थायमिन का संश्लेषण नहीं हो पाया, अतः थायमिन की आवश्यकता पड़ी। तो क्या सिद्ध हुआ कि एक ही जीन है वो कितने एंजाइम का, एक जीन है केवल एक ही एंजाइम का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगर एक जीन एक जीन है वो एक से अधिक एंजाइम का संश्लेषण करता ना
तो ये एक ही जीन के ना होने से कम्प्लीटली इधर का जितना भी थायमिन वगैरह जो भी अन्य थायमिन के विपरीत कोई अन्य पदार्थ बनता वो भी नहीं बन पाता अगर एक जीन है वो अनेक एंजाइम का उत्पादन करता तो। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार एक जीन केवल कितने एंजाइम का, एक एंजाइम का संश्लेषण करता है। यह आपका एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना या एक एंजाइम सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, आप पूछ सकते हैं बाद में।